डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इंफॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट की चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट की चर्चा करने से पहले हम देखेंगे ग्रहों की गतियों के बारे में। तो देखिए, ग्रहों में जो गतियां होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज नॉन एज रोटेशन एंड सेकेंड इज नॉन एज रिवोल्यूशन। इस रोटेशन को ही हम घूर्णन गति कहते हैं और रिवोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। तो हम सबसे पहले रोटेशन को समझेंगे, उसके बाद हम रिवोल्यूशन को समझेंगे। लेकिन आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन से को समझने से पहले एक बेसिक बात समझना होगा। वह समझना होगा यह कि जब ग्रह बने हमारे, यह ग्रह है, तो ग्रह है आपका यह, तो इसके एक सीधे इस तरह से एक इमेजिन किया गया एक हॉरिजॉन्टल लाइन का जो इसके अंदर से होकर पास करता है। ठीक है, हमने इमेजिन किया एक हॉरिजॉन्टल लाइन को जो इसके अंदर से पास करता है और इस लाइन को ही हमने क्या नाम दे दिया, एक्सिस, या इसी को हमने कहा अक्ष। इस लाइन को हमने क्या दिया, एक्सिस नाम दे दिया और इसी को कहा अक्ष। तो यह जो अक्ष 100% इस तरह से आपका वर्टिकल नहीं है, यह थोड़ा सा झुका हुआ है। अब इसका झुकने का रीजन क्या है कि देखिए होता क्या है, इधर सन है, इधर देखिए सन है, क्लियर है सर। और यह सन का अट्रैक्शन फोर्स इस प्रकार, मान लीजिए कोई आपका यह प्लैनेट्स है, आपका कोई ग्रह है, तो मान लेते हैं कि सूर्य का अट्रैक्शन फोर्स इस ग्रह पर काम करता है। अब ग्रह पर काम किया तो यह एक्सिस ऐसे है, लेकिन अट्रैक्शन फोर्स काम लगने के कारण यह एक्सिस थोड़ा सा इस धर की ओर झुक जाएगा, क्योंकि ग्रह को अपनी ओर खींचेगा ये। तो इस अपनी सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स करने के कारण यह ग्रह थोड़ा सा जो है सूर्य की ओर झुक गया, और सूर्य की ओर झुकने के कारण यह एक्सिस इस तरह से वर्टिकल ना होकर थोड़ा सा सन की ओर झुका हुआ होगा नीचे से। और सभी ग्रहों का सन की ओर झुकाव अलग अलग है, जिसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे जब प्लेनेट का हम इंफॉर्मेशन का डिटेल स्टडी करेंगे। देख रहे हैं, तो यह सन हुआ और यह सन का अट्रैक्शन फोर्स इस पर काम किया, तो यह एक्सिस जो इस तरह सा था थोड़ा सा इधर झुक गया, तो एक्सिस यह हो गया हमारा, लीजिए, दैट इज कॉल्ड एक्सिस। ठीक है, अक्ष, क्लियर है। तो यही अक्ष है। अब आपको अक्ष समझ में आया। जब कोई, अब देखिए रोटेशन को हम डिफाइन कर रहे हैं, जब कोई ग्रह अपने एक्सिस के अराउंड रिवोल्यूशन होता है, रोटेट करता है, जब कोई ग्रह अपने एक्सिस के अराउंड क्या करेगा, घूमेता है, रोटेट करता है, तो ऐसे गति को ही क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। आपको समझ में आया। चलिए इस फिगर को हम यहां पर डालते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए यह एक प्लैनेट है, क्लियर है, और फिर इसको बनाया इस तरह से, इसके एक्सिस को बना दिया। क्या बनाया सर, एक्सिस को, यानी अक्ष को बना दिया, दैट इज अक्ष। चलिए नीचे लिख देता हूं, और यह इस तरह से जब कोई ग्रह अपने अक्ष के अराउंड घूमता है तो उस गति को ही हम क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। समझ में आ गई बात, बेसिक बात है। अब रिवोल्यूशन की चर्चा कर रहे। देखिए यह हमारा सन है, यह हमने क्या बनाया सर, सन बना दिया, और सन के चारों ओर इस तरह से हम एक ग्रह बनाया यहां पर, और यह कोई ग्रह है आपका यहां पर, और यह ग्रह इस पथ पर, ये जो पथ है, इस पथ पर जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है। तो जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उस गति को ही परिक्रमण गति या क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। और ग्रह जिस पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमता है उस पथ को हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। उस पथ को हम क्या कहते हैं सर, ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। तो सिंपल सा बेसिक बात है, आपको दोनों में समझ में आ गया। अगर हमसे पूछेगा कि सर रोटेशन क्या है, तो हम कहेंगे कि जब कोई ग्रह अपने अक्ष के अराउंड घूमेगा तो वह क्या कहलाएगा, रोटेशन कहलाएगा, और जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमेगा तो वह क्या कहलाएगा, रिवोल्यूशन कहलाएगा। दोनों में बस सिंपल सा डिफाइन है। लेकिन क्या इंफॉर्मेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है? नहीं सर,
रोटेशन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, रिवोल्यूशन में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब हम पर्टिकुलर, अब यहाँ तो हम सिंपल बेसिक में दोनों डिफरेंस देख लिया, बेसिक डिफरेंस देखा। अब यहाँ पर एक हेडिंग डालेंगे रोटेशन, उसके बहुत सारे इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे, उसके बाद दूसरा हेडिंग बनाएंगे रिवोल्यूशन, उसके बाद हम उसके बहुत सारे हेडिंग को देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोटेशन को देखते हैं। हमने बेसिक डिफरेंस दोनों में देख लिया आपका। अब यहां पर हम लेते हैं रोटेशन। इसकी हिंदी हमने लिखा था सर घूर्णन गति। लीजिए सर, इसका जो पहला नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका, जब कोई ग्रह, हम क्या कहेंगे सर, जब कोई ग्रह अपने अक्ष यानी एक्सिस के चारों ओर घूमता है तो जब कोई ग्रह अपने अक्ष के चारों ओर घूमता है तो इस गति को ही क्या कहते हैं, हम रोटेशन कहते हैं। क्लियर है सर, रोटेशन कहते हैं। पूरा लिख सकते हैं आप, इस तरह से डिफाइन हो गया आपका। एक लाइन में हमने क्या किया, डिफाइन को हमने मेंशन कर दिया। अब इसको फिगर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक ग्रह बना लीजिए इस तरह से सर। लीजिए सर, एक छोटा सा ग्रह बनाया, या हमने एक्सिस बना लिया सर। लीजिए, यह नॉर्थ पोल हो गया, यह साउथ पोल हो गया सर। मान लीजिए पृथ्वी है। अब इसको इस तरह से लगा दीजिए, ली जाए, या अक्ष के अराउंड घूम रहा है। क्लियर है आपका। अब सवाल उठता है कि ग्रह जो है अक्ष के अराउंड घूमता है तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, ग्रहों का अक्ष के अराउंड घूमने का डायरेक्शन क्या होता है। तो सब ग्रह जो है अक्ष के अराउंड जो है, ग्रह जो है अक्ष के अराउंड पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। लीजिए सर, की ओर घूमते हैं। ग्रह अपने अक्ष पर किधर से किधर सर, याद रखिएगा, पश्चिम से पूरब की ओर घूमेगा। आपका यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्रह अपने अक्ष पर किस डायरेक्शन में घूमते हैं, तो उसका क्या हो गया आपका, पश्चिम से पूरब, अर्थात वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। और इस घूर्णन गति को ही आपको एंटी क्लॉकवाइज माना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज इसको लिखिएगा। और इसकी हिंदी होती है सर वामावर्ती। याद रखेंगे कि ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस वामावर्ती घूमते हैं। अब ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसी कारण दो इवेंट होता है, इसी कारण टू इवेंट होता है ग्रह पर। पहला इवेंट क्या होता है, सूर्योदय पूरब में, और सूर्यास्त यानी सनसेट पश्चिम। लीजिए सर, ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसी घटना के कारण ग्रह पर सूर्योदय पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। हमारा अर्थ भी एक क्या है सर, प्लेनेट है। हमारा अर्थ भी एक ग्रह है, और हमारा अर्थ भी क्या होता है सर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि पृथ्वी पर सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त क्या होता है, पश्चिम में होता है। अब एक सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्या सर 8 ग्रह बताए हैं, क्या आठों का डायरेक्शन क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर है? नहीं सर, आठों के आठों पश्चिम से पूरब की ओर नहीं घूमते हैं। अब देखिए यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया। देख रहे हैं सर, सभी ग्रह 8 ग्रह है। अब सवाल उठता है, क्या आठों ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं? नहीं सर, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर नहीं घूमते हैं, बल्कि यूनिवर्स के अर्थात सोलर सिस्टम में 2 ऐसे प्लेनेट है जो पश्चिम से पूरब की ओर नहीं घूमते हैं। अब सवाल उठता है कि सर वो 2 प्लेनेट कौन सा है? तो वह 2 प्लेनेट आपका शुक्र और यूरेनस है। सर याद रखना पड़ेगा, शुक्र और यूरेनस है। अब सवाल उठता है कि सर शुक्र और यूरेनस आपका पश्चिम से पूरब की ओर नहीं घूमता है, तो इसकी घूमने की दिशा क्या होती है? तो यह जो है पूरब से
पश्चिम की ओर घूमता है। लीजिए सर, यह जो है पूरब से पश्चिम डायरेक्शन में घूमता है, अर्थात इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है सर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसकी इंग्लिश होती है दक्षिणावर्ती। हिंदी भी याद रखिएगा, दक्षिणावर्ती डायरेक्शन में घूमता है। कौन? शुक्र और यूरेनस। अब देखिए, इसका डायरेक्शन पृथ्वी के अपोजिट हो गया सर। हमारा पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से घूमता है सर? पश्चिम से पूरब, और एक घूम रहा है पूरब से पश्चिम, उल्टा है सर। अब हमारे पृथ्वी का इसका डायरेक्शन उल्टा है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त भी यहां पर उलट जाएगा। हमारे पृथ्वी पर सूर्योदय कहां हो रहा है सर? पूरब में होगा, और सूर्यास्त कहां हो रहा है सर? पश्चिम में हो रहा है। लेकिन चूंकि इसका डायरेक्शन उल्टा है, तो यहां पर सूर्योदय पूरब में नहीं होगा, बल्कि पश्चिम में होगा, और सूर्यास्त पूरब में होगा। लीजिए सर, कितना यूनिक इंफॉर्मेशन निकल के सामने आया है आपका। यूनिवर्स में दो ऐसे प्लेनेट है जहां पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो यह इंफॉर्मेशन जस्ट आपका जो है रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेप्शन में डालेंगे। एक्सेप्शन यानी अपवाद। देखिए, अपवाद क्या हो गया सर? अपवाद इसलिए इसको लिखा गया कि सर जितने भी प्लेनेट हैं वह पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहा है, लेकिन दो ऐसे हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो जो रूल को फॉलो नहीं करेगा वो एक्सेप्शन में जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्सेप्शन में कौन ग्रह हो गया? शुक्र और यूरेनस। यूनिवर्स के दो ऐसे हैं ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और पूरब से पश्चिम की ओर घूमने के कारण ही शुक्र और यूरेनस पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यूनिवर्स के कौन ऐसे प्लेनेट है जहां सूर्योदय क्या होता है? आपका पश्चिम में होता है। तो सूर्योदय पश्चिम में कहां होता है? शुक्र और यूरेनस पर। ठीक है, चलिए आगे कर चलते हैं इंफॉर्मेशन को लेकर। हम पढ़ रहे हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन को। एक दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका इंफॉर्मेशन, यहां पर एक और है सर। इसी रोटेशन के कारण, इसको याद रखिएगा, रोटेशन के कारण ही क्या होता है? दिन रात। दिन और रात का होना किस गति के कारण होता है? आपसे पूछा जाएगा दिन रात क्यों होता है, तो मेरा जवाब होगा सूर्य बोल रहा हूं मैं, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है? दिन रात होता है। याद रखेंगे आप। एक बात और देखिएगा, यहां पर एक काफी स्टार का इंफॉर्मेशन हम डालने जा रहे हैं। ठीक है, एक दिन बराबर घूर्णन अवधि। आपको यह इंफॉर्मेशन समझ में नहीं आया? देखिए सर, हमने इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया, एक दिन बराबर घूर्णन अवधि। आपको यह बात समझ में नहीं आया, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, यह एक ग्रह है, कोई ग्रह है सर, देखिए सर, और यह उसका एक्सिस बना दिया। लीजिए, और एक्सिस क्यों झुका हुआ है? हमने बताया सूर्य के अट्रैक्शन फोर्स काम करने के कारण ही यह एक्सिस झुक गया। अब यह जो है ग्रह अपनी एक्सिस के अराउंड क्या करेगा सर? रोटेट करेगा। तो एक बार घूरने में कुछ समय लगेगा, सर। जितना समय लगेगा एक बार अपने अक्ष पर इसको घूमने में, उतने समय का एक दिन होता है। उतने समय का, आपको समझ में नहीं आया? किसी भी ग्रह को अपने अक्ष पर घूमने में जितना समय लगता है, उतना ही समय का उस ग्रह पर एक दिन होता है। आपको ये भी बात समझ में आए? चलिए एग्जांपल लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है सर, अर्थ है। मैं आपको बताता हूं, हमारा पृथ्वी को अपने इस अक्ष के अराउंड घूमने में 24 घंटा लगता है। कितना लगता है सर? 24 घंटा। हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड, इंफॉर्मेशन है आपका, हमारा पृथ्वी अपने अक्ष के अराउंड 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाता है।
24 घंटे में एक बार घूम जाता है। तो कितने अवधि में घूम रहा है? 24 घंटे में घूम रहा है, 24 आवर में, एच में। ठीक है, तो एक दिन हमारे पृथ्वी पर कितना हो जाएगा? एक दिन बराबर 24 घंटा। लीजिए, इधर तो एक दिन ही रहेगा और घूर्णन अवधि हमारी पृथ्वी की क्या हो गई? 24 घंटा में। तो ही तो मैंने कहा कि अब एक बार जितना घूमने में समय लगेगा उतना का ही दिन होगा। तो हमारी पृथ्वी एक बार में आपको 24 घंटे में एक बार घूम रहा है, तो पृथ्वी पर एक दिन कितने का होगा सर? पृथ्वी पर एक दिन कितने का? 24 घंटे का। अगर कोई दूसरा ग्रह है जो अपने अक्ष पर, मान लिया कोई दूसरा, पृथ्वी नहीं है, पृथ्वी को रब कीजिए, एक दूसरा ग्रह ले लेते हैं, या आपको अपने अक्ष पर मान लेते हैं आपको 52 घंटा में घूम रहा है, 52 आवर्स में घूम रहा है अपने अक्ष पर, मान लेते हैं, ऐसा एग्जांपल है नहीं, मान लिया कि 52 आवर में यह ग्रह अपने अक्ष पर चारों ओर, तो इस ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होगा? तो इस ग्रह पर एक दिन कितने घंटे का होगा सर? 52 आवर का होगा। अब समझ में आ गया? तो चलिए, यही रोटेशन का इंफॉर्मेशन था। अब देखिए रोटेशन में हमने क्या बताया, फिर एक बार इसको हम जो दिमाग में बैठा लेते हैं। देखिए, हमने रोटेशन में आपको पहला पॉइंट बताया कि जब कोई ग्रह अपने अक्ष के अराउंड घूमता है तो उस गति को ही हम रोटेशन कहते हैं, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा बताया कि ग्रह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, इसी के कारण ग्रहों पर जो है सूर्योदय पूरब में और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। ठीक है सर। नेक्स्ट एक्सेप्शन बताया कि यूनिवर्स में दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिसका डायरेक्शन पश्चिम से पूरब की ओर नहीं है, वह है आपका शुक्र और यूरेनस, और शुक्र और यूरेनस अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, इसी कारण शुक्र और यूरेनस पर जो है सूर्योदय कहां होता है? पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूरब में होता है। अगला इंफॉर्मेशन हमने दिया कि इसी घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। आपसे पूछा जाएगा दिन रात क्यों होता है? तो घूर्णन गति के कारण होता है। दूसरा बात बताए हमने कि जितना घूर्णन अवधि होगा उतने का दिन होगा उस ग्रह का। क्लियर है आपका? ये इंफॉर्मेशन हमारा किसका था? रोटेशन का था। अब हम चलते हैं रिवोल्यूशन में, अर्थात परिक्रमण गति में। दूसरा रिवोल्यूशन, दैट मीन्स परिक्रमण गति। देखिए सर, हम देखिए अभी फिगर बनाया था, यह सन हो गया, लीजिए, और सन के अराउंड यह कोई ग्रह है, इस रास्ता पर घूमेगा। तो जब कोई ग्रह सन के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उस गति को ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। आधा क्या डिफाइन? जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उस गति को ही हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। और सूर्य जिस रास्ते, कोई भी ग्रह जिस रास्ते पर सूर्य के चारों ओर घूमता है उस रास्ता को हम ऑर्बिट, याद रखिएगा, या कक्षा के नाम से जानते हैं। और यह कक्षा कैसा है सर? गोल नहीं है सर। इस अगर पूछेगा कि ग्रह जो घूमते हैं जिस कक्षा पर, उसका शेप क्या है, कभी कभी पूछ देता है, तो इसका शेप है सर दीर्घवृत्तीय। अब दीर्घवृत्तीय का इंग्लिश होता है इलिप्टिकल। इसका शेप क्या होता है सर? इलिप्टिकल होता है। क्लियर है आपका? अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें जो है, अब देखिए परिक्रमण गति के कारण ही, अर्थात दैट मीन्स परिक्रमण बोले तो रिवोल्यूशन के कारण ही क्या होता है? ऋतु परिवर्तन, दैट मीन्स चेंज इन सीजन में जो परिवर्तन होता है रिवोल्यूशन के कारण होता है। कभी गर्मी आता है, कभी सर्दी आता है, देख रहे ना, तो कभी बरसात आती है, तो इस सीजन में जो चेंजिंग होती है ये रिवोल्यूशन के कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। एक बात और देखिए सर, एक बात और। अब देखिए, यह अभी हमने सन बनाया था और यह हमने एक अभी ग्रह बनाया था, कोई ग्रह है, कोई सा ग्रह है। अब इसको घूमेगा इसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, यहां से चला सर और ऐसे घूमकर यहां तक आया, तो कुछ समय लगेगा ना। जो समय लगेगा उसको परिक्रमण अवधि कहते हैं। उसको क्या कहते हैं सर? परिक्रमण अवधि। परिक्रमण अवधि समझ में आ गया? ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में जो समय लगेगा, ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में जो समय लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? परिक्रमण अवधि कहेंगे। और यह परिक्रमण अवधि बराबर होता है एक वर्ष। लीजिए, यह परिक्रमण अवधि बराबर 1 वर्ष होगा, अर्थात
अगर किसी ग्रह को जितना समय लगेगा परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने में, उस ग्रह पर 1 वर्ष उतना ही दिन का होगा। उस ग्रह पर 1 वर्ष उतना ही दिन का। एग्जाम्पल अर्थ के केस में देखिए, सपोज कीजिए यह ग्रह अर्थ है और आपको पता होगा कि यह अर्थ सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमता है सर? सूर्य के चारों ओर 365 दिनों में एक चक्कर लगाता है। 365 दिनों, राउंड फिगर बोल रहा हूं मैं, 365 दिनों में एक चक्कर लगाता है। तो यह आपका 365 दिन क्या हो गया? इसका परिक्रमण अवधि हो गई हमारे किसकी? पृथ्वी की। और यही हमारा पृथ्वी पर 1 वर्ष होता है। तो देखिए हमारी पृथ्वी पर 1 वर्ष कितने दिनों का होगा सर? 365 दिनों का। अगर मान लिया कि यह एक ग्रह है, लीजिए, और यह हमारा बीच में सन है, यह कोई दूसरा ग्रह है। अब इसको घूमने में टोटल 88 दिन लग रहा है। कितना दिन लग रहा है सर? 88 दिन। कोई दूसरा ग्रह है, पृथ्वी नहीं है। अब इस ग्रह को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना दिन लग रहा है सर? 88 दिन लग रहा है। तो इस ग्रह पर 1 वर्ष कितने दिनों का होगा सर? 88 दिन का होगा। समझ में आ गई बात? तो ये इंफॉर्मेशन थे रोटेशन और रिवोल्यूशन का। अब हम पार्टिकुलर आपको ले चलते हैं प्लैनेट्स पर। अब हम यहां पर पहला प्लैनेट की चर्चा करेंगे और फर्स्ट प्लैनेट लेंगे हम मरकरी, और प्रत्येक प्लैनेट को 1 बाय 1 लेंगे और वहां पर उसका इंफॉर्मेशन दे देंगे। पहला ग्रह हमारा बुध है, दैट मीन्स मरकरी। दैट मीन्स मरकरी हमारा यह पहला ग्रह है। क्लियर है आपका? अब देखिए मरकरी, अगर आपने फिगर हमने बताया था आपको जेम्स जीन्स की परिक्रमा, पिछला वीडियो आप देखिए, हमारे पिछले वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट की चर्चा किया था। उसमें बताया था आपको जेम्स जीन का थ्योरी। यह हमने सन लिया था, क्लियर है, और इसके बाद हमने प्लेनेट, यह हमने सन लिया था, ऐसे लिखिए इसमें से, और इस तरह से हमने प्लेनेट बनाया था सर। कुछ एक सीक्वेंस दिया था, एक सीक्वेंस दिया था। इस तरह से हमने 8 ग्रहों का एक सीक्वेंस दिया था। हम 8 नहीं बना रहे हैं आपको। यहां पर पहला जो ग्रह था यह बुध था। दूसरा ग्रह आपको हमने क्या बताया था सर? शुक्र। तीसरा ग्रह हमने पृथ्वी बनाया था, इस तरह से। चौथा मंगल, इस तरह से। पांचवा बृहस्पति। इस तरह से आगे की ओर हम बढ़ता हुआ शनि, यूरेनस और नेपच्यून बनाया था। क्लियर है? एक हमने फिगर दिया था आपका। तो आपको देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार बुध क्या है? सबसे नजदीक का ग्रह है। देखिए पहला इंफॉर्मेशन, आप हम पढ़ रहे हैं बुध के बारे में, तो पहला इंफॉर्मेशन यह बनेगा कि यह है सूर्य से नजदीक का ग्रह है। बेसिक इंफॉर्मेशन तो यही हुआ कि सूर्य से सबसे, मरकरी का इंफॉर्मेशन, पहला इंफॉर्मेशन क्या बन के आएगा सर? कि यह सूर्य से नजदीक का ग्रह, यानी यह सूर्य के काफी पास है सर। दूसरा जो इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन जो इसका है कि यह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। लीजिए सर, यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। हमने पिछले वीडियो में हमने बताया भी था, सबका साइज के बारे में बताया था, क्यों किससे बड़ा है और कौन किससे छोटा है। तो वहां पर भी हमने इसकी चर्चा किया गया था कि बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और यहां पर भी इस बात को रखेंगे। तो आपको 2 इंफॉर्मेशन तो दिमाग में बैठा कर रखना ही पड़ेगा कि बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है और यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। देखिए एक बात और देखिए सर, जब फिगर बना हुआ तो हम इसी से पहले पकड़ते हैं, बाकी को मिटाइए इसको। हम बुध की चर्चा कर रहे हैं ना, हम इसलिए हमने बुध को रखेंगे। अब देखिए ये बुध जो है सबसे सूर्य के पास है। अब इसको ये घूमेगा इसके चारों ओर, ध्यान दीजिएगा, यह सूर्य के चारों ओर घूमेगा, यानी घूमेगा नहीं, परिक्रमा करेगा, यानी परिक्रमण। तो यह घूमने का जो इसका गति होता है, ये बुध है आपका, ये घूमने की गति जो होती है इसकी सबसे ज्यादा होती है। ये चारों ओर जो घूमेगा, इसका कोई स्पीड होगा ना, इसका किसी न किसी स्पीड से घूमेगा, तो इसकी गति स्पीड जो होती है सबसे ज्यादा होती है। तो एक बात आप लिखिएगा कि इसकी माने किसकी? बुध की परिक्रमण गति सबसे अधिक होती है। जितने भी ग्रह हैं सबसे अधिक होती है। आपसे पूछा जा सकता है किस ग्रह की परिक्रमण गति सबसे अधिक है निम्नलिखित में से, तो किसकी गति सबसे अधिक होती है सर? परिक्रमण गति की बात करेगा तो आपका बुध का। अब देखिए एक बात तो ये देखिए, इसकी एक तो गति तेज है,
तेज गति है, फास्ट चल रहा है, फास्ट चलेगा तो जल्दी पूरा कर लेगा ना सर, परिक्रमा में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। देखिए जब इसकी गति ज्यादा होगी तो स्वाभाविक बात है यह तेजी से चलेगा तो जल्दी परिक्रमा कर लेगा, फास्ट। और दूसरा बात, सबसे नजदीक है तो इसका परिक्रमा सबसे नजदीक है सर। देखिए यहां पर आपको शुक्र बनाया था, ये शुक्र है आपका, और इसका परिक्रमण पथ बनाइएगा तो देखिए इसका बड़ा बन गया, इसका परिक्रमण पथ भी बड़ा हो गया, देख रहे हैं ना इसका शुक्र का। बुध का परिक्रमण पथ भी छोटा है, देखिए बुध का परिक्रमण पथ भी छोटा है सर, और इसकी गति भी क्या है, ज्यादा है। इसका कहने का मतलब इसको परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगेगा, यानी इसको परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगेगा। तो कहने का मतलब बुध जो है, बुध न्यूनतम, न्यूनतम माने सबसे कम, न्यूनतम परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है। लीजिए सर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बुध जो है न्यूनतम परिक्रमण अवधि वाला ग्रह है, और हम बता देते हैं कि बुध को परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, 88 दिन। 88 दिन में, 88 दिन में यह बुध जो है, यह बुध जो है, ये बुध हो गया, 88 दिन में सूर्य के चारों ओर सर घूम जाएगा। जब 88 दिन में घूम जाएगा तो बुध पर एक वर्ष कितने वर्षों दिनों का होगा, बुध पर एक वर्ष कितने दिनों का होगा सर, अभी तो बताया था जितना समय में घूमेगा उतना दिन, 88 दिनों का। याद रखिएगा, याद रखिएगा, बुध पर जो है एक वर्ष कितने दिनों का होता है सर, 88 दिनों का ही 1 ईयर माना जाएगा। क्लियर है आपका। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए, आपको पिछले वीडियो में बताया था उपग्रह, बताया था मैंने उपग्रह, क्या बताया था, वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। वह खगोलीय पिंड जो ग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह कहते हैं। और आपको पता होगा कि मैक्सिमम जितने भी प्लैनेट हैं सबके उपग्रह हैं, लेकिन बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। लीजिए सर, काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पृथ्वी के पास भी एक उपग्रह है, वह चंद्रमा है, मून है आपका, सभी के पास है, लेकिन बुध एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर घूमने वाला कोई भी नहीं है, जिसके चारों ओर घूमने वाला कोई नहीं, दैट मींस जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो अब सवाल यह भी उठता है, क्या अकेला है बुध सौरमंडल का ऐसा ग्रह जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है? नहीं सर, एक और है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, वह है शुक्र। अर्थात कहने का मतलब सौर मंडल में दो ऐसे, सौर मंडल में ऐसे लिखिए, सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यानी उपग्रह का मतलब सैटेलाइट नहीं है। ये इंफॉर्मेशन हमेशा याद रखिएगा। पहला तो अभी बताया बुध, और दूसरा भी क्या बोला मेरे मुंह से निकला था सर, शुक्र। याद रखिएगा, बुध और शुक्र सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लेनेट हैं जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। यह इंफॉर्मेशन भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए। अब देखिए सर, एक बात काफी इंपॉर्टेंट बात बनाते जा रहे हैं, आप इसको जरा ध्यान से समझिएगा, और यहां पर साइंस की बातों की चर्चा हम करेंगे। वह क्या करेंगे सर, सौर ने लिखिए, बुध के पास अपना वायुमंडल नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है हमने क्या लिखा सर, बुध के पास अपना वायुमंडल है। आप इसको बात को नहीं समझे, छोड़िए, अर्थ पर आइए, अर्थ पर आइए। आप इस बात को तो जरूर जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है सर, और अर्थ के चारों ओर वायु की एक क्या है, परत पाई जाती है। वायु की विभिन्न गैसों की एक परत पाई जाती है, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। देख रहे हैं सर, पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैसों की एक परत है, इसी को हम वायुमंडल कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें हैं। लेकिन ये तो पृथ्वी में हुआ ना, लेकिन बुध एक ऐसा सौरमंडल का ग्रह है, एक ऐसा ग्रह है बुध। कौन? ये बुध, जिसके चारों ओर वायुमंडल नहीं है। ऐसा जो वायुमंडल जो बनाते थे ना, इसके चारों ओर कोई भी वायुमंडल नहीं है।
लीजिए सर, बुध के पास कोई बाउंड्री, यानी कि बुध के चारों ओर एटमॉस्फेयर की कोई लेयर नहीं है, विभिन्न गैसों की कोई लेयर नहीं है, अर्थात कहने का मतलब बुध के ऊपर कोई गैस नहीं पाया जाता है, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड है, ना नाइट्रोजन है, कुछ भी नहीं है सर। अब सवाल उठता है कि सर ऐसा क्यों नहीं है? अब एक सवाल उठता है ना कि सर जितने भी ग्रह है, शुक्र के पास है, पृथ्वी के पास, सबके पास अपना वायुमंडल है, लेकिन सौर मंडल में एक ऐसा ग्रह बुध ही है जिसके पास अपना वायुमंडल नहीं है। अब इसका क्या रीजन है? अब सवाल उठता है आपको। अब इसका एक रीजन यह है कि बुध की जो है, बुध की एस्केप वेलोसिटी, लीजिए सर, एस्केप वेलोसिटी, इसकी हिंदी होती है पलायन वेग। इसकी हिंदी क्या होती है सर? पलायन वेग सबसे कम है। बुध की एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग सबसे कम है। रीजन बताया, किसका रीजन बताया? बुध पर वायुमंडल नहीं होने का रीजन। अब असर्शन रीजन में कथन और कारण वाला एक क्वेश्चन आता है, उस पर एक प्रश्न आ सकता है कि बुध पर वायुमंडल नहीं है और उसका रीजन में कुछ भी दे सकता है आपको, वहां से आप अगर समझिएगा तो जवाब दे दीजिएगा। तो आपका रीजन है आपका कि एस्केप वेलोसिटी कम है। अब आपको एक बात ही नहीं समझ में आ रहा है कि सर एक टर्म एस्केप वेलोसिटी क्या है सर। तो आइए पहले छोड़िए, एस्केप वेलोसिटी को समझते हैं। किसको समझने की कोशिश करते हैं सर? एस्केप वेलोसिटी को। चलिए, ये फिजिक्स का टर्म है आपका एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी इसका डिफाइन कहता है वह न्यूनतम वेग, वेग मतलब वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग मतलब वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु सर, ऑब्जेक्ट को फेंकने पर वह पृथ्वी या फिर उस ग्रह पर, उस ग्रह पर पृथ्वी, वह पृथ्वी या उस ग्रह पर नहीं आता है, बल्कि उसके चारों ओर घूमने लगता है, उसके चारों ओर घूमने लगता है। इस न्यूनतम वेग को ही हम क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। कह रहा है कि वह न्यूनतम वेग जिससे फेंकने पर ऑब्जेक्ट जिस ग्रह से फेंक रहे हैं उसके सरफेस पर ना आकर क्या होता है, उसके अराउंड रोटेट करने लगेगा, तो उस न्यूनतम वेग को ही क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। प्रत्येक ग्रह का अपना अपना एस्केप वेलोसिटी है, और उस एस्केप वेलोसिटी से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को उसकी सतह से फेंकेंगे तो वह ऑब्जेक्ट उसकी सतह पर लौटकर नहीं आएगा, बल्कि स्पेस में चला जाएगा, और स्पेस में चला जाकर जो है उसके अराउंड रोटेट करने लगेगा। और हमारा सैटेलाइट जो है, कृत्रिम आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है, इसी थ्योरी पर वर्क करता है हमारा। देखिए, आपको मैं यहां पर एक अर्थ लेता हूं और उसको समझाने की कोशिश करता हूं, एक फिगर और बनाता हूं। देखिए सर, सपोज कीजिए हमारा यह अर्थ है, लीजिए सर, यह अर्थ है, तो हमारा यह अर्थ का रेडियस होगा, सेंटर होगा, रेडियस होगा। हम सर यहां पर है, यहां पर, लीजिए सर, आपको नहीं बना रहे हैं सर, हम अपने आप को बना रहे हैं, हम यहां पर हैं। आप देखिए सर, हम एक वेलोसिटी से हम देखेंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका, या ऑब्जेक्ट यहां पर आ गया, देखिए गौर कीजिएगा सर, फिर सतह पर आया सर, इस उससे थोड़ा सा और ज्यादा वेलोसिटी से फेंका, यह ऑब्जेक्ट ऊपर गया, प्रोजेक्टाइल मोशन के थ्रू यहां आया सर, फिर और ऑब्जेक्ट को ज्यादा से फेंका सर, यहां पर आके गिरा, देख रहे हैं सर, इसकी सतह पर और ज्यादा लाइए, फोर्स लगाइए, यहां पर गिर गया सर। अब थोड़ा सा और वेलोसिटी को बढ़ाइएगा, अब देखिए कहूं गिरेगा सर? नहीं सर। अब यह जो वेलोसिटी लगाइएगा, यह ऑब्जेक्ट अब पृथ्वी पर नहीं गिरेगा सर, देखिए कहीं सतह मिल रहा है? नहीं मिलेगा। अब इस तरह से वह रोटेट करने लगेगा। हमारा जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसी कंसेप्ट पर वर्क करता है। जब हम आगे वीडियो बनाएंगे, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो हम वहां पर सैटेलाइट के बारे में भी हम एक लेक्चर बना देंगे, जहां पर इस सब बातों को हम डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए रोटेट, अब
देख रहे हैं आप, यह जो ऑब्जेक्ट का वैल्यू जिस वेलोसिटी से फेंका और जिसके वेलोसिटी से फेंकने पर यह सरफेस पर ना घूमने लगा, तो यह वेलोसिटी ही हमारा क्या कहलाएगा सर, एस्केप वेलोसिटी कहलाएगा। आप समझ में आ गई बात। और एस्केप वेलोसिटी को हम वीई से रिप्रेजेंट करते हैं सर, वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वीई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट जी आर। देखिए सर, आप पढ़े होंगे, अगर साइंस पढ़े होंगे तो। देखिए सर, हम फिजिक्स की इसलिए चर्चा करते हैं, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी। आप क्या पढ़ रहे हैं सर, फिजिकल ज्योग्राफी, जिसकी हिंदी होती है भौतिक भूगोल, और फिजिकल है तो फिजिक्स तो आएगा ही आएगा, इसमें नो डाउट्स। और आपको याद रखिएगा, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी में फिजिक्स का कंसेप्ट है, सिर्फ पढ़ाने वाला चाहिए फिजिक्स से जोड़कर, ठीक है। अब देखिए यहां पर आ गया फिजिक्स का, बी ई इजकल टू एस्केप वेलोसिटी इजकल टू स्क्वायर रूट जी आर। अब जी की बात बताता हूं, जी क्या है आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण इसको बोलते हैं सर। आर क्या है सर, आर त्रिज्या, इसको पकड़िए, त्रिज्या, किसकी त्रिज्या सर, ग्रह की त्रिज्या। समझ में आई बात। अब इन दोनों के बीच देखिए सर, इसके बीच, जी को रहने दीजिए सर, आर और बी के बीच, इसके बीच रिलेशन देखिएगा सर, तो आपका बीई दोनों सीधा सीधी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सर। इस रिलेशन को क्या पूछेंगे, स्क्वायर रूट तो है सर, लेकिन यहां पर क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब अगर रेडियस को बढ़ाएंगे तो एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगा, अगर रेडियस को घटाएंगे तो एस्केप वेलोसिटी भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अब हम एक सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि बुध का एस्केप वेलोसिटी कम है तो क्यों कम है, ये जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है सर, ध्यान दीजिएगा, एस्केप वेलोसिटी हमारी रेडियस पर डिपेंड करती है, एस्केप वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड करती है। अगर रेडियस ज्यादा तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा, ध्यान से सुनिएगा, अगर रेडियस ज्यादा तो एस्केप वेलोसिटी ज्यादा, अगर रेडियस कम तो हमारा एस्केप वेलोसिटी भी कम। अब बुध की बात करते हैं। आपको पता है बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा, आकार में सबसे छोटा। जब छोटा होगा सर तो इसका रेडियस क्या होगा, आर, बहुत कम होगा। लीजिए सर, आर क्या होगा सर, बहुत कम होगा, बहुत बहुत कम होगा। जब आर कम होगा सर तो हमारा वीई अर्थात एस्केप वेलोसिटी भी क्या होगा सर, कम होगा। देखिए ना, तो इस तरह से हम देखते हैं कि बुध की जो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हमने क्या देख लिया, बुध की एस्केप वेलोसिटी कम होती है। बुध की एस्केप वेलोसिटी क्या हो गई सर, हमारा कम हो गई, अर्थात बहुत कम वेग मिलेगा, जिससे फेंकिएगा ना तो वह ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पर नहीं आएगा। अब आपके दिमाग में सवाल उठता होगा कि सर बुध का एस्केप वेलोसिटी कितना है, आप ये भी बता दो, जब इतना सारा इंफॉर्मेशन आप मुझे दे दिया, फॉर्मूला तक दे दिया फिजिक्स का, नहीं तो बुध की एस्केप वेलोसिटी क्या है, आपको लगता होगा पूछा जा सकता है। चलिए, ज्योग्राफी के क्षेत्र में नहीं तो साइंस के क्षेत्र में तो जरूर पूछा जा सकता है। तो बुध का एस्केप वेलोसिटी लिखते हैं, बुध का मैं लिख रहा हूं एस्केप, एस्केप वेलोसिटी की इंग्लिश प्लाइन वेग, बुध की एस्केप वेलोसिटी इक्वल टू 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड है। देखिए आपका सर 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड, अर्थात जो है अगर किसी ऑब्जेक्ट की को बुध के सरफेस से फेंका जाए और किस वेग से, 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से फेंका जाएगा, तो वह ऑब्जेक्ट बुध की सतह पर नहीं आकर स्पेस में चला जाएगा। तो कहा जाता है कि जब ग्रह बने थे, देखिए सर यहां पर सन है और यहां पर हमारा सर क्या है, बुध है, बुध है, यहां पर हमारा क्या है सर, बुध है। लीजिए सर बुध दे दिया हमने, देख रहे हैं ना, यह बुध है। कहा जाता है कि जब ग्रह का फॉर्मेशन हुआ था तो बुध के पास भी अपना वायुमंडल था, अपना वायुमंडल था, इसके पास भी गैसें थी, गैसों का लेयर था कहने का मतलब। लेकिन सूर्य के पास होने के कारण यह काफी इसकी गैसें क्या की, उष्मा ज्यादा ग्रहण कर ली सन से और गैसें गर्म हो गई। और जब गैसें गर्म हो जाएगी तो वह फैलेगा, वह तेजी से भागेगा। तो गैसें सूर्य से इसको एनर्जी ज्यादा मिला पास होने के कारण, इसकी गैसों को ज्यादा गर्म हो गया बुध, और बुध ज्यादा गर्म होने के कारण इसकी गैसें ज्यादा गर्म हो गई, और ज्यादा गर्म होने से यहां की गैसों का जो है, गैसों का एस्केप वेलोसिटी 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड से ज्यादा हो गया। लीजिए
गर्मी पाया, हीट मिला इसको, गैसें ज्यादा गर्म हो गई, गर्म होकर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई कि इसकी गैसों की वेलोसिटी जो है 4.25 किलोमीटर पर सेकेंड, जो बुध की एस्केप वेलोसिटी उससे ज्यादा हो गई। जैसे ज्यादा हो गई, ये सारे गैसें इसके सतह को छोड़कर कहां चला गया? स्पेस में चला गया सर। और यही रीजन है कि बुध पर आज कोई भी गैसें नहीं है। आज हमने आपको एक सवाल का जवाब दिया कि बुध पर वायुमंडल क्यों नहीं है। इसका रीजन दिया कि बुध की एस्केप वेलोसिटी काफी कम है, और कितना है? 4.25 किलोमीटर। हमने यह भी बताने का प्रयास किया कि एस्केप वेलोसिटी कम है तो क्यों है। हमने बताया कि यह एस्केप वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड करता है, और रेडियस अगर छोटा होगा तो एस्केप वेलोसिटी का वैल्यू भी क्या होगा? कम होगा। और बुध छोटा ग्रह है, इसकी रेडियस कम है, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी कम है। अब सवाल उठता है कुछ फैक्ट का यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी आपको मैं दे देना चाहूंगा। जैसे आपको ने देखा कि बुध की एस्केप वेलोसिटी कितना है सर? 4.25 है। तो यहाँ पर आप अपने कॉपी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख लीजिए सर। एक्स्ट्रा कोई जरूरी नहीं बुध से पद को पढ़ रहे हैं तो बुध का ही सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ें। एस्केप वेलोसिटी एक्स्ट्रा पढ़े ना सर, तो पढ़िए और वहां पर लिखिए अर्थ का। आप जरूर लिखिए अर्थ का एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। अर्थ का एस्केप वेलोसिटी पूछा जा सकता है, इसको तो जरूर याद रखिए। एस्केप वेलोसिटी बराबर इसकी एस्केप वेलोसिटी है 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा डाटा। पृथ्वी की एस्केप वेलोसिटी पलायन पे कितना होता है सर? 11.19 किलोमीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद बुध का तो सबसे कम है। आपको एक और बताते हैं, खगोलीय पिंड बताते हैं जिसकी एस्केप वेलोसिटी बुध से भी कम है। बुध का तो सबसे कम है, लेकिन एक और खगोलीय पिंड, काफी इंपॉर्टेंट खगोलीय पिंड है, और उसकी एस्केप वेलोसिटी जो है बुध से भी कम है, और वह क्या है? आपका चंद्रमा। दैट मींस मून। चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी देखिए, चंद्रमा का एस्केप वेलोसिटी होता है 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। लीजिए सर, चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी और बुध की एस्केप वेलोसिटी तुलना। यह चंद्रमा की एस्केप वेलोसिटी बुध की भी एस्केप वेलोसिटी से क्या है सर? हमारा कम है। अब सवाल उठता है कि जब इसका ज्यादा है तब यहां पर गैस नहीं, क्या चंद्रमा पर वायुमंडल है? आप पूछा जाएगा क्या चंद्रमा पर वायुमंडल है? नहीं सर, यह चंद्रमा है, मून की सतह है, और मून के पास भी अपना वायुमंडल नहीं है। मून के सरफेस पर भी एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा कि इसकी एस्केप वेलोसिटी कम है। और कितना है हमने यहाँ पर डाटा दे दिया। अब देखिए सर, एक बात और अलग पढ़ाने की समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हम अभी बुध की चर्चा कर रहे हैं, यहां पर हम एक चीज की चर्चा करेंगे सर। वह चर्चा करने जा रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चा करेंगे। बुध से रिलेटेड है सर, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम वहां पर आपको जोड़ देंगे बुध से। ग्रीन हाउस इफेक्ट की चर्चा करेंगे। इसकी हिंदी होती है हरित गृह प्रभाव। आप पढ़े होंगे, ग्रीन हाउस बनाते हैं इस तरह से। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा सा हम अलग हटके समझाएंगे अपने लॉजिक में। ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं आपको। देखिए सर, हम इसको पृथ्वी के कंटेक्स्ट में समझा रहे हैं, अर्थ के कंटेक्स्ट। हम चर्चा तो बुध को कर रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हमारा यह मान लीजिए अर्थ है। क्या है सर? हमारा यह अर्थ का सरफेस है। क्लियर है? और अर्थ का यह सरफेस है हमारा। अर्थ लिख दीजिए, EARTH। अर्थ में हमारा क्या है? यह एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब यहां पर लीजिए सन। ग्रीन हाउस इफेक्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं अर्थ के कंटेक्स्ट में सर। आप देखिए, सन से जो हीट एनर्जी आता है वह हमारे वायुमंडल की परतों से जाएगा और अर्थ तक जाएगा, इस तरह से। और हमने कहा था कि यहां से जो सन से जो रेडिएशन होता है, 3 टाइप के रेडिएशन होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका व्हाइट लाइट रेडिएशन, हमने बताया था पिछले वीडियो में। उसके बाद हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बताया था, और एक इंफ्रारेड रेडिएशन बताया था। और किसी चीज ऑब्जेक्ट को गर्म करने के लिए आपको इंफ्रारेड रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। तो जब यह हमारा सूर्य की राइट चलेगा, हमारे वायुमंडल से गुजरेगा, तो पहले किसको गर्म करेगा सर? एक सवाल उठता है, पहले हमारे वायुमंडल को गर्म करेगा कि अर्थ के सरफेस को करेगा? पहले वायुमंडल को गर्म करेगा कि अर्थ के सरफेस को? अब सवाल उठता है ना सर, पहले तो वायुमंडल से जा रहा है तो वायुमंडल को गर्म करना चाहिए, बाद में अर्थ को। नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। पहले यह जो है वायुमंडल को गर्म
नहीं करता है, हमारा वायुमंडल पहले गर्म नहीं होता है। सबसे पहले हमारा यह अर्थ का सरफेस गर्म होगा सर। क्या गर्म होगा सर? अर्थ का सरफेस गर्म होगा सर। और अर्थ का सरफेस गर्म होगा, अब इससे जो एनर्जी रेडिएट होगा, इससे जो एनर्जी रेडिएट होगा, और उस रेडिएट एनर्जी को हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेज हैं जो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस गैस को एब्जॉर्ब करने के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है? हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर। CO2 एब्जॉर्ब करेगा और इसी एब्जॉर्ब करेगा और अपने में रखेगा, स्पेस में जाने नहीं देगा सर। स्पेस में जाने नहीं देगा, अपने में एब्जॉर्ब करके रख लेगा। और इसीलिए हमारा वायुमंडल क्या होता है? गर्म रहता है। क्लियर है सर? अब देखिए, तो इस तरह से जो है अर्थ के द्वारा जो है एनर्जी रेडिएट किया गया, और उस रेडिएशन से जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हुआ, इस प्रोसेस को ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। देख रहे हैं ना? इस तरह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का गर्म होने का घटना ही क्या कहलाता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। हम देखिए फिर से एक बार सुनिए सर। सूर्य से जो एनर्जी आएगा वह हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करेगा, सबसे पहले अर्थ के सरफेस को गर्म करेगा, अर्थ को गर्म करेगा। अर्थ जिससे जो रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन को एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल, धूल कण है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और एब्जॉर्ब करके जो हमारा वायुमंडल क्या होगा? गर्म हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारे वायुमंडल का गर्म होने का प्रोसेस है, वही प्रोसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएगा। और यह CO2 ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, इसलिए यह CO2 को ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो वह ग्रीन हाउस गैस क्या है सर? कार्बन डाइऑक्साइड है। समझ में आई बात? कुछ देर के लिए, अब कुछ देर के लिए मान लीजिए सर, मान लीजिए अर्थ पर यह वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि यह वायुमंडल होता तो क्या होता? लीजिए सर, यह सूर्य की रोशनी आई सर, हमारा अर्थ का सरफेस गर्म हो गया सर। हो गया ना? दिन में अर्थ पूरा गर्म हो गया। समझ में आई बात? जैसे गर्म होगा, इसके साथ जो रेडिएशन होगा, अब जो हीट निकलेगा उसको वायुमंडल था तो रोक लेता था सर, वायुमंडल था तो रोक लेता था। अब वायुमंडल की लेयर नहीं है सर, अब इसको रोकने वाला नहीं है। सारा का सारा हीट कहां पहुंच जाएगा? अंतरिक्ष में। कहां पहुंच जाएगा सर? अंतरिक्ष में, स्पेस में। समझ में आई बात? जैसे सूर्य अस्त हुआ सर, सूर्य से एनर्जी अर्थ को मिलना कम हो जाएगा। अब धीरे धीरे एनर्जी कहां पहुंच जाएगा सर? स्पेस में पहुंच जाएगा। तो रात में जो है हमारा वायुमंडल तो है नहीं, सारा एनर्जी कहां हुआ? गायब हो गया अर्थ के सरफेस पर, स्पेस है। अब रात में क्या हो गया? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? काफी गिर जाएगा सर। रात में टेम्परेचर कम, माइनस में हो जाएगा, और दिन में तो हमारा पूरा। अगर हमारा वायुमंडल नहीं होगा तो दिन का टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा और रात का टेम्परेचर काफी कम होगा। तो याद रखिएगा कि अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अर्थ पर अगर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता। तो पहला इफेक्ट होगा, आप तो बहुत सारे इफेक्ट सोच सकते हैं, लेकिन फर्स्ट जो साइंटिफिक इफेक्ट होगा कि दिन का टेम्परेचर ज्यादा होगा और रात का टेम्परेचर बहुत कम होगा, माइनस में चल जाएगा। यानी दिन में कड़ाके की गर्मी होगी, रात में कड़ाके की सर्दी होगी सर, और रात का टेम्परेचर काफी गिर जाएगा। समझ में आया बात सर? अब आइए जरा बुध पर सर। हम पढ़ क्या रहे थे? हम बुध को चर्चा कर रहे थे सर, हम इधर उधर बहुत पढ़ लिए। अब सर देखिए, हमारा बुध है सर, ये हमारा बुध है। आप बनाइए ये बुध को, ये हमारा बुध ग्रह है, और बुध के पास सर वायुमंडल तो है नहीं। बुध के पास क्या है? इसके पास तो वायुमंडल है नहीं। अब ये नहीं पूछिएगा सर क्यों वायुमंडल नहीं है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, जब वायुमंडल नहीं है तो यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। लिख लीजिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया बात सर? यहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो दिन में यहां का टेम्परेचर क्या होगा सर? दिन में ज्यादा होगा। समझ में आया बात? तो दिन में यहां का टेम्परेचर होता है, दिन में तापमान 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है सर। और रात में क्या सर? सारा का सारा बुध गर्म हो जाएगा सूर्य की रोशनी से पूरा। नहीं देखिए, सूर्य के पास है ना सर, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दिन में सर। और जैसे ही आपका सूर्य अस्त हो जाएगा, क्या होगा सर? सारा का सारा रेडिएशन द्वारा बुध का एनर्जी कहां चला जाएगा? स्पेस में। बुध का टेम्परेचर एक वर्ग नीचे गिर जाएगा रात में सर। और रात में यह तापमान कितना हो जाता है?
रात में तापमान -170 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो दिन देखिए सर कितना गर्म, 350 सेंटीग्रेड, आप सोच रहे हैं कितना ज्यादा, और रात में कितना -170 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यानी कड़ाके की सर्दी वाला हो गया। अगर इसको जो है दैनिक तापांतर कहा जाए, इसको दैनिक, एक वर्ड आता है दैनिक तापांतर, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। दैनिक माने दिन का तापांतर, तापांतर में ताप का अंतर, अरे दिन और रात के बीच ताप का अंतर, और इसकी इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस। कितना होगा सर, मैथमेटिकली निकालिए। आपका डिफरेंस की बात करें 350 दिन का, रात का कितना सर -170, ये तो दिन का तो आप गर्म, और -170 रात का सर, और अंतर कर रहा है सर, तो एक और माइनस। अब दो माइनस हुआ तो इसको ब्रैकेट डालिए सर, ये होगा 350 माइनस प्लस 170। अब इसको जोड़िए सर, 0 और 7 5 12 कैरी 1 5, कितना 520 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका पर जो है टेम्परेचर रेंज जो होता है आपका बुध का, वह 520 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यह टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा है। इतना टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी प्लेनेट पर नहीं है। समझ में आया बात? तो हम यहां पर एक इंफॉर्मेशन भी रह सकते हैं, बुध सर्वाधिक टेम्परेचर डिफरेंस वाला ग्रह है। हम क्या सकते हैं, सर्वाधिक टेम्परेचर यानी सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन है, बुध है। आपसे यह भी कुछ पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है, तो वह बुध है। तो देख रहे हैं सर, बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन है आपके प्लैनेट्स के केस में हम आगे पढ़ेंगे, और शुक्र पढ़ेंगे, उसके बाद सारे प्लैनेट्स को पढ़ेंगे, और बहुत अच्छे इंफॉर्मेशन है आपके इसमें, और जहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आप हमारे प्रत्येक आने वाले वीडियो को देखते रहें, और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।